हेलो स्टूडेंट, पीछे वाले वीडियो में हमने आप लोगों को ये सेल ऑर्गेनेल के बारे में पूरा डिटेल हमने बता दिया कि कोशिकाओं के अंदर साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं जो अलग अलग काम के लिए पाए जाते हैं। उनमें डिवीज़न ऑफ लेबर पाया जाता है। जैसे पहला ऑर्गेनेल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो न्यूक्लियस के ठीक ऊपर पाया जाता है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। उसके बाद गाल्गी अपैरेटस है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर तैरता हुआ पाया जाता है। पार्ट्स में भी पाया जाता है जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है और ये मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैन्युफैक्चरिंग करता है, गाल्गी अपैरेटस इस मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। इसका मुख्य काम है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फॉर देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। कोशिकाओं की मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए जो भी ऊर्जा चाहिए वह एटीपी के रूप में F1 पार्टिकल के द्वारा इस माइटोकॉन्ड्रिया में जनरेट किया जाता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ये जो ऑर्गेनेल है प्लास्टिड, इट इज़ ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। यहाँ पे हमने प्लास्टिड्स के बारे में बताया था कि ये प्लांट सेल में पाया जाता है, जो मुख्य रूप से 3 तरह का होता है। क्लोरोप्लास्ट जो फोटोसिंथेसिस के लिए उत्तरदायी होता है पौधों में। ये पौधों के जितने ग्रीन पार्ट हैं सभी ग्रीन पार्ट में क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो क्लोरोफिल के रूप में पाया जाता है। दूसरा है जो पौधे का स्टोरिंग पार्ट होता है, वहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है और ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। ये प्रोटीन के रूप में, फैट के रूप में या कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टोरिंग पार्ट में जा कर के संचित होता है। और तीसरा जो प्लास्टिड होता है वो होता है क्रोमोप्लास्ट। ये पौधे के कलरफुल पार्ट में पाया जाता है। जैसे पौधे का फ्लावर डिफरेंट कलर का होता है और जितने कलर के फ्लावर्स हैं उसमें जेंथोफिल या कैरोटीन के रूप में ये पाया जाता है। तो दिस इज़ ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। और ये जो ऑर्गेनेल होता है वो सेल ऑर्गेनेल का सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्ट होता है। उसके बाद वैक्यूल होता है, ये भी केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे प्लांट सेल में एक बड़ा सा वैक्यूल बनाया हुआ है जिसका आउटर एरिया टोनोप्लास्ट कहलाता है और उसमें सेल सैप भरा होता है या वेस्ट मटेरियल भरा होता है, जो कोशिकाओं का स्टोरेज पार्ट के रूप में भी काम करता है और कोशिका को टर्जिडिटी या उसके ऑस्मो रेगुलेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। एनिमल सेल में वैक्यूल्स या तो नहीं होते हैं और होते भी हैं तो बहुत छोटे होते हैं। उसके बाद का जो सेल ऑर्गेनेल है वो लाइसोसोम के नाम से जाना जाता है। लाइसोसोम ज़्यादातर एनिमल सेल में पाए जाते हैं। इसका काम है कि जो भी स्टोर फूड होता है उसको ये डाइजेस्ट करने का काम करता है। कभी कभी स्टार्वेशन की स्थिति में जब आदमी भूखा होता है तो ये लाइसोसोम सेल ऑर्गेनेल को ही डाइजेस्ट करता है, सेल ऑर्गेनेल को ही डाइजेस्ट करके एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, क्योंकि इसमें स्ट्रांग एंजाइम्स पाए जाते हैं। और कभी कभी पूरी कोशिका को ये नष्ट करने का भी काम करता है। इसलिए लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग के नाम से भी जानते हैं। लाइसोसोम इज आल्सो कॉल्ड सुसाइड बैग। उसके बाद नंबर आता है राइबोसोम का, जिसका मुख्य काम है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है कोशिकाओं के भीतर। और ये राइबोसोम सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल होता है। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल राइबोसोम है, लार्जेस्ट ऑर्गेनेल प्लास्टिड है। इसके बाद सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। ये भी मुख्य रूप से एनिमल कोशिका में ही होता है सेंट्रोसोम। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, जब कोशिका विभाजन होता है तो उस समय ये सेंट्रोसोम एक्टिव होता है। डिक्टोसोम के रूप में ये प्लेट फॉर्मेशन के लिए, सीलिया फॉर्मेशन के लिए या फ्लैजेला फॉर्मेशन के लिए भी काम आता है। और कोशिकाओं में एक और ऑर्गेनेल होता है जो एडिशनल होता है प्लांट सेल में, जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। वैसे तो कोशिका का आउटर मोस्ट पार्ट होता है सेल मेम्ब्रेन,
लेकिन पौधों में एडिशनल ये पार्ट होता है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। यह सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है, पॉलीसेकेराइड का बना होता है, जो काफ़ी मजबूत होता है। हमारे अंदर हड्डियां हैं जो हमारे स्केलेटल, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारे शरीर को मजबूत करने का काम करती है। लेकिन पौधों में बिना हड्डी का ही इतनी मजबूती होती है, वह केवल सेल वॉल की वजह से रिस्पॉन्सिबल होता है। फंगस का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है वो काइटिन का बना होता है, उसका जो सेल वॉल होता है वो काइटिन से बना होता है, और प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। तो इस तरह से हमने सेल ऑर्गेनेल के विभिन्न भागों, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल के बारे में हमने चर्चा किया। अब दो टॉपिक और आपको बताना है, एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, व्हाट इज़ प्रोकैरियोटिक सेल एंड व्हाट इज़ यूकैरियोटिक सेल। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो अनडेवलप्ड होते हैं। बहुत पहले की जो प्राचीन कोशिकाएं थीं वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के नाम से जानी जाती हैं। यहाँ पर हमने इसके कैरेक्टर को यहाँ पर समझा करके लिखा हुआ है। और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो मॉडर्न कोशिका होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कुछ स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल आपको नहीं मिलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको नहीं मिलेगा, न्यूक्लियस आपको नहीं मिलता है, न्यूक्लियस की जगह पर न्यूक्लियाइड आपको मिलता है। तो यहाँ पे हमने कंपैरिजन किया हुआ है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएँ होती हैं वो अधिकतर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं, एक कोशिकीय, यूँ कह लीजिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ही पाई जाती हैं, एक कोशिकीय जीवों में पाई जाती हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं एक कोशिकीय में भी पाई जाती हैं और बहुकोशिकीय जंतुओं में भी पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का जो साइज होता है वो 1 से लेकर के 10 माइक्रोन होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं का साइज 10 to 100 माइक्रोन के बीच में होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, वो नेकेड होता है, खुला हुआ होता है, उसके ऊपर कोई कवर नहीं होता, न्यूक्लियाइड के रूप में पाया जाता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं का डीएनए कवर्ड होता है, उसके ऊपर एक कवर पाया जाता है जो हिस्टोन प्रोटीन का बना हुआ होता है। इसका जो राइबोसोम होता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं का वो अति सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। इसका जो राइबोसोम होता है वो उसकी अपेक्षा लार्ज होता है, बड़ा होता है। ज़्यादातर सेल ऑर्गेनेल यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में लगभग ये जितने सेल ऑर्गेनेल दिए गए हैं वो सभी सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का प्लांट एंड एनिमल सेल। कंपैरिजन किया गया है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल, जैसा कि हम आप लोगों को यहाँ पर बना भी रखे हैं, ये ऊपर वाला एनिमल सेल है, नीचे वाला प्लांट सेल है। तो उसमें डिफरेंट क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे कि प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, उसको पहचानना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि हम लोग कोशिका के बारे में ज़्यादातर जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। और यहाँ पर कंपैरिजन के माध्यम से देखा जाए तो जो प्लांट सेल होता है वो जो प्लांट सेल होता है वो लार्ज होता है। यहाँ पर थोड़ा सा उलट गया है, यहाँ पर लार्ज एंड रेक्टेंगुलर, और यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल एंड ओवल। जो प्लांट सेल होते हैं वो बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, और रेक्टेंगुलर होते हैं, आयताकार होते हैं, जैसा यहाँ पर बना हुआ है, ये रेक्टेंगल के रूप में पाए जाते हैं। जबकि एनिमल सेल छोटा होता है और अंडाकार होता है, ओवल होता है, जैसा कि यहाँ पर बना हुआ है। प्लांट सेल में सेल वॉल और वैक्यूल्स, ये वैक्यूल है और ये सेल वॉल है, ये प्लांट सेल में दोनों स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जबकि एनिमल सेल में ये दोनों स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते हैं। ये यहाँ पर हमने लिख दिया है कि प्लांट सेल में सेल वॉल एंड वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, और यहाँ पर एनिमल सेल में सेल वॉल एंड वैक्यूल्स आर एब्सेंट।
ये दूसरा अंतर है। फिर तीसरे नंबर पर ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियस इन सेंटर। जो एनिमल सेल होता है उसका न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में होता है, जबकि प्लांट सेल का न्यूक्लियस सेंटर में नहीं होता है। थोड़ा सा इसका न्यूक्लियस पेरिफेरी में होता है, किनारे हट के होता है, क्योंकि मेजर पार्ट प्लांट सेल का वैक्यूल्स के द्वारा अधिग्रहित कर लिया जाता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस आप देखेंगे पेरिफेरी में है, थोड़ा किनारे है, और एनिमल सेल का न्यूक्लियस बीचों बीच में है। ये अंतर होता है। चौथा अंतर होता है प्लांट और एनिमल सेल में कि आप वहाँ पर ध्यान देंगे, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट। जो प्लांट सेल होता है उसमें प्लास्टिड एक रचना होती है, पाई जाती है प्लास्टिड, और इसी की वजह से पौधे फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन खुद बना लेते हैं। हम लोग अपना भोजन नहीं बना सकते। इसी की वजह से पौधे अपने भोजन को काफ़ी समय तक स्टोर कर लेते हैं। हम लोग अपने शरीर में भोजन को ज़्यादा समय तक स्टोर नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से पौधे काफ़ी रंग बिरंगे दिखते हैं। हम लोगों का एक ही कलर होता है, इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड। तो ये स्ट्रक्चर प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। पांचवा है सेंट्रोसोम, प्लांट सेल में नहीं होता है। सेंट्रोसोम केवल एनिमल सेल में पाया जाता है। जो यहाँ पर सेंट्रोसोम आप बना सकते हो, कहीं भी लिख सकते हो। सेंट्रोसोम, इसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। जो हमारे शरीर में एक्रोसोम का फॉर्मेशन करते हैं, स्पर्म के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है एक्रोसोम, उसका फॉर्मेशन करते हैं। और कोशिका विभाजन के समय जो प्लेट्स या पार्टीशन बनता है उसका फॉर्मेशन करने के लिए ये सक्रिय भूमिका अदा करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने आप लोगों को कोशिका के बारे में पूरा का पूरा समझा दिया कि पहले ऑर्गेनिज्म को एक यूनिट के रूप में माना जाता था। रॉबर्ट हुक ने ये सिद्ध किया कि नहीं, हमारा शरीर एक नहीं है, वह छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम सेल कहते हैं। फिर सेल के ऊपर और भी कोशिकाओं को देखा गया। एंटन वान लीeuwenhoek ने जीवित कोशिका को खोजा, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका को खोजा। फिर स्लीडन स्वान सेल थियरी दिए। माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ, आविष्कार किया गया माइक्रोस्कोप का। उसका कंट्रीब्यूशन साइंस के क्षेत्र में या माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्षेत्र में, बायोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रहा। उसमें भी 3 नाम आए थे, तीनों नाम के बारे में हमने वीडियो में डाला है, चर्चा किया है। उसके बाद सेल थियरी क्या है, कैरेक्टर ऑफ सेल क्या होता है, उसके एक्सेप्शन क्या क्या होते हैं, फिर कोशिका की रचना किस तरह से होती है, उसके मेजर कौन कौन से पार्ट होते हैं, तीनों पार्ट के बारे में हमने बताया। फिर साइटोप्लाज्म और उसके ऑर्गेनेल के बारे में हमने आपको पूरा विस्तार से एक एक करके सबका फंक्शन, उसका स्ट्रक्चर, हर चीज़ को हमने एक्सप्लेन किया। फिर इसके बाद प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएँ क्या होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएँ प्रिमिटिव कोशिकाएँ होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएँ मॉडर्न कोशिकाएँ होती हैं। इसको कहीं कहीं ट्रू और फॉल्स सेल के नाम से भी जाना जाता है। ट्रू सेल्स वे होती हैं जिनमें ये तीनों रचनाएं पाई जाती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, और जिनमें न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न पाया जाता हो या उसका न्यूक्लियस न्यूक्लियाइड के रूप में बिखरा हुआ हो, तो वो सब फॉल्स सेल कहलाते हैं। उसको ट्रू सेल हम नहीं मानते। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में आपने स्टडी किया, उसमें क्या अंतर होता है। एग्जाम्पल हमने बताया ही था कि बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, और प्लांट और एनिमल के बॉडी में जो भी कोशिकाएं पाई जाती हैं वो सब ट्रू सेल होती हैं। फिर हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल का पूरा डिफरेंस बता दिया, पूरा का पूरा किस तरह से उसका
ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसके बारे में हमने चर्चा कर दिया। अब इसके बाद एक नंबर आता है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के लिए और भी सारे आपके पास संसाधन हैं, बुक्स हैं, उससे पढ़िए और पढ़ करके अधिक से अधिक मटेरियल को कलेक्ट करिए, उसका नोट बनाइए, होमवर्क करिए और कहीं से कुछ भी यदि हमारी आवश्यकता पड़ती है, कुछ कन्फ्यूजन है तो उसको क्लियर करने के लिए आपके पास स्कूल का नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, उससे आप कंसल्ट कर सकते हैं। उसका पूरा का पूरा हम क्लियरेंस कर देंगे। नेक्स्ट अगले वीडियो के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक आप लोग इस परिस्थिति में घर बैठें, SMS का पालन करें और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। धन्यवाद।